हेलो एवरीवन। तो इस यूनिट के स्टार्टिंग में हमने किए थे एब्रेशंस। एब्रेशंस दो टाइप के होते हैं, क्रोमेटिक एंड मोनोक्रोमेटिक। क्रोमेटिक हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था, जो कि अलग अलग कलर्स की वजह से होते हैं, क्योंकि वाइट लाइट में अलग अलग कलर्स प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग कलर्स सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं होंगे, इसीलिए वहाँ पे इमेज जो है शार्प नहीं बनती है। उस टाइप के एब्रेशंस को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशंस। मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन वो अगर हमने सिंगल वेवलेंथ यूज़ की लेकिन उसके बाद भी इमेज शार्प नहीं बनती है, तो वो जो डिस्टोर्शंस होते हैं वो कवर होते हैं मोनोक्रोमेटिक एब्रेशंस में। और इसके 5 टाइप हैं: स्फेरिकल एब्रेशन, कोमा, एस्टिग्मेटिज्म, कर्वेचर ऑफ द फील्ड एंड डिस्टोर्शंस। तो आज हम स्फेरिकल एब्रेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर हम एक लेंस बनाएं तो ये जो लेंस है, मान लिया कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस में हमने एक बीम इंसिडेंट करवाई, तो पैरेक्सल जो पास हैं वो पैरेक्सल रेज और जो दूर हैं वो होंगे मार्जिनल रेज। तो पैरेक्सल रेज क्या हैं, इसमें साइन थीटा और टैन थीटा को हम थीटा ही लिख सकते हैं, और क्योंकि एंगल छोटे होते हैं, यहाँ पे एंगल छोटे हैं तो इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस जो डेविएशन होगा ये कम होगा। तो डेविएशन कम होगा तो ये किसी दूर पॉइंट पे ये फोकस होंगी। और मार्जिनल रेज होते हैं, इसमें एंगल बड़े होते हैं, एंगल बड़े हैं तो यहाँ पे डेविएशन भी बड़ा होता है और ये पहले ही फोकस हो जाती हैं। तो इस पॉइंट को हम एफ पी बोलेंगे और ये पॉइंट हो गया एफ एम। इनएबिलिटी ऑफ लेंस टू फोकस मार्जिनल एंड पैरेक्सियल रेज एट अ सिंगल पॉइंट इज नोन एज स्फेरिकल एब्रेशन। अगर हम अब कॉन्वेक्स लेंस देखें तो कॉन्वेक्स लेंस में होगा कि यहाँ पे भी हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी और ये एक बीम है, तो जो मार्जिनल रेज होंगी वो इस पॉइंट पे मान लिया फोकस करेगी, तो पैरेक्सियल रेज जो होंगी ये इस पॉइंट से दूर फोकस करेंगी। ये होगा एफ पी और ये यहाँ पे एफ एम है। तो एफ पी माइनस एफ एम यही है स्फेरिकल एब्रेशन, और ये कॉन्वेक्स के लिए होगा पॉजिटिव, कनकेव के लिए होगा नेगेटिव। और अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन रखें तो इस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम एक स्क्रीन रखते हैं तो वो, और उस स्क्रीन को हम मूव कराते हैं, तो वो जो स्क्रीन होगी उसके ऊपर हमें सर्कल दिखते हैं। वो जो सर्कल होंगे उनका डायमीटर चेंज हो रहा है, जैसे हम स्क्रीन को आगे पीछे मूव कराएंगे तो डायमीटर चेंज हो जाएगा। अब जिस पॉइंट पे इस सर्कल का डायमीटर मिनिमम होगा उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न, और वो जो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न है उसका रेडियस होगा लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन, और एफ पी माइनस एफ एम ये होगा एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन। और जो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न होता है वही होती है पोजीशन ऑफ बेस्ट इमेज। तो अब ये है कि इसकी वैल्यू जो एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगा एफ पी माइनस एफ एम। तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करते, हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू एच स्क्र डिवाइडेड बाई एफ टू के स्क्र न्यू क्यूब प्लस के इंटू न्यू प्लस 2 न्यू स्क्र प्लस 2 न्यू क्यूब प्लस न्यू क्यूब माइनस 2 न्यू स्क्र माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 न्यू इंटू न्यू माइनस 1 का स्क्र इंटू 1 माइनस के और इसका होल स्क्वायर। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें देखना है कि ये मिनिमम कब होगा। तो फॉर अ गिवन एच एफ टू और न्यू यहाँ पे क्या है, न्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एफ टू है कि जो फोकल पॉइंट होगा, इसका फोकल लेंथ है वो होगी लेंस की, एच यहाँ पे है कि ये जो हमने लेंस लिया है इसके अपर्चर की हाइट कितनी है, कि कितना ऊंचा है ये लेंस। अब ये वैल्यू हमने फिक्स कर दी, एच एफ और न्यू की वैल्यू हमने फिक्स कर दी। तो अब हमें देखना है कि एक्स की वैल्यू मिनिमम कब होगी। तो मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन करके। डिफरेंशिएशन किसका, एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। एच एफ और न्यू तो फिक्स कर दिया, तो बचेगा क्या वेरिएबल, के बचेगा। डी एक्स डिवाइडेड बाई डी के इक्वल टू 0 हम रखें, तो यहाँ से हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब के क्या है, के इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 है। R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दीज टू सरफेसेस। तो एक तरीके से हो क्या रहा है कि इन सब क्वांटिटीज़ को एच एफ और न्यू को फिक्स करके हम स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज़ कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, लेकिन लेंस की शेप चेंज कर दी। लेंस की शेप चेंज करके फोकल लेंथ को कांस्टेंट रख के स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज़ कर दिया।
तो अब यहाँ से अगर हम ग्लास ले रहे हैं तो ये जो हमने लेंस बनाया ये हमने ग्लास से बनाया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होगा न्यू इक्वल टू 1.5 है। उसके लिए के की वैल्यू आती है के इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2, इसकी वैल्यू बनती है -1/1/6। तो ये जो 1/6 है ये आ गया R1 और R2 का रेशो, और एक माइनस साइन है इसके साथ, तो माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी ये जो रेडियस हैं ये होंगे अपोजिट साइन के साथ आएंगे। ये अपोजिट साइन के साथ आने का मतलब है कि या तो बाई कन्वेक्स लेंस होगा या फिर बाई कॉनकेव लेंस होगा। तो दोनों ऐसा नहीं हो सकता। जो कर्व्ड सरफेस है इसका आइडिया मिल गया कि किस तरीके के हम कर्व्ड सरफेस सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सेटिंग को हम बोलते हैं क्रोस्ड लेंस। तो ये स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस भी करता है, रिड्यूस ही कर रहा है। अब है कि इस जो हमने स्फेरिकल एब्रेशन है इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो इसके हम मेथड देखेंगे, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन फर्स्ट है कि हमने यहाँ पे रीज़न देखा था कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि FM जो है और FP ये दोनों कोइंसाइड नहीं करें। मार्जिनल रे अलग पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, पैरेक्सियल रे अलग पॉइंट पे। कैसा हो कि ये दोनों अलग अलग टाइप की रेज प्रेजेंट ही ना हो, या तो मार्जिनल हो या फिर पैरेक्सियल हो। इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉप्स, यूज़ ऑफ स्टॉप्स। इसका है ना ईदर ब्लॉक मार्जिनल रेज और पैरेक्सियल रेज, तो दोनों में से कोई एक हमने ब्लॉक कर दी। तो मार्जिनल रेज को हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक स्टॉप लगा दिया, तो इसको हम इस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं। ये अगर हम ब्लॉक लगा दी तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मार्जिनल रेज ब्लॉक होगी, सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल बची तो सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, ये स्टॉप हमने नहीं लगा और यहाँ पे हमने एक सर्कुलर ऑब्स्टेकल डाल दिया। अगर हम एक स्फेरिकल ऑब्स्टेकल यहाँ पे डाल रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पैरेक्सियल रेज क्रॉस नहीं करेंगी, तो सिर्फ मार्जिनल रेज होंगे और वो सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे। तो स्फेरिकल एब्रेशन इससे रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड इज जो हमने क्रोज्ड लेंस देखा था, तो सेकेंड हो सकता है कि हम क्रोज्ड लेंस यूज़ करें, उसकी शेप चेंज कर दें लेंस की, तो इससे भी स्फेरिकल एब्रेशन रिड्यूस हो जाता है, क्रोज्ड लेंस। तीसरा तरीका है कि हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करें। ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में और क्रोज्ड लेंस में अगर हम कंपेयर करें, जितना एब्रेशन क्रोज्ड लेंस में आता है प्लेनो कॉन्वेक्स में उसका 8% ज़्यादा आता है। 8% मोर है तो 8% नेग्लिजिबल है। तो हम क्रोज्ड लेंस में और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में से भी इजीली हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को चूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सिंपल रहता है ये, इसीलिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नेग्लिजिबल सा ही डिफरेंस आता है। फोर्थ है बाय सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज। अगर कन्वेक्स और कनकेव का हम देखें यहाँ पे, तो FP - FM इसमें पॉजिटिव है, FP - FM इसमें नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इनका एक सूटेबल कॉम्बिनेशन बनाएं कन्वेक्स और कनकेव का, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है और एक में नेगेटिव होता है स्फेरिकल एब्रेशन, इसीलिए ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकते हैं और इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एक लास्ट तरीका और है, बाय यूजिंग 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज। तो 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने एक लेंस लिया है, एक हमने ये लेंस लिया है, सेम टाइप के हमने लिए हैं, और यहाँ पे मान लिया कि ये x डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इसकी फोकल लेंथ है मान लिया f1 है। तो अगर यहाँ पे एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट होगी तो ये लेंस जो है, वैसे तो ये स्ट्रेट जानी चाहिए थी लेकिन स्ट्रेट नहीं जाएगी क्योंकि लेंस है, तो ये डेविएट कर जाएगी। मान लिया कि ये इस तरीके से लाइट जो है ऐसे डेविएट करेगी। अब अगर ये लेंस नहीं होता तो ये लाइट जो वो स्ट्रेट सीधी चली जाती है, हम इसको डॉटेड बना देंगे। तो ये इमेज जो है फर्स्ट की, अगर ये लेंस नहीं होता तो यहाँ पे बननी चाहिए थी, और उसी को हम बोलते हैं F1। अब ये लेंस है तो ये जो लाइट है ये एक्चुअली में इस डायरेक्शन में जाने के बजाय इससे थोड़ा सा डेविएट कर जाएगी। मान लिया कि ये इस डायरेक्शन में चली गई। अब ये जितना डेविएट करेगी, इसकी वजह से जितना डेविएशन हुआ ये है डेल, सेम अगर ले रहे हैं तो ये भी उतना ही डेविएट करेगा और इसकी वैल्यू होगी डेल।
अब अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल रे बनाएं, ये पैरेलल रे ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है, ये डल है तो ये भी डल हो जाएगा। अब अगर इस रे को देखें और इसको देखें तो ये सेम ही रे हैं, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अगर डल है तो इसकी वैल्यू भी डल होगी। अगर ये डल है तो ये और ये पैरेलल है तो इसकी वैल्यू भी डल होगी। डल प्लस डल ये पूरा हो गया 2 डल, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 2 डल। अब अगर हम यहाँ पे नाम रखते हैं, मान लिया कि ये है O2 पॉइंट और ये है O1 पॉइंट और ये पॉइंट है B, ये है A और ये है C, ये पॉइंट। तो अब एक बार इसका सिनारियो देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से लाइट आई, ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, ये पॉइंट इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, तो फर्स्ट की ये होगी इमेज, फर्स्ट की इमेज सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, O2A, ये होगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, C पे, तो इमेज होगी O2C। अब अगर हम ये डिस्टेंस देखें तो O2A क्या होगा, ये पूरा है F1, ये इनके बीच का डिस्टेंस है x, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया F1 माइनस एक्स। तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है F1 माइनस एक्स डिस्टेंस पे और इमेज है O2C। अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज का अगर हम रिलेशन देखें तो क्या होगा, ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल BCO2, इन ट्राइंगल BCO2 ये है एंगल, एंगल के सामने वाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो और ये हो जाएगा बेस। तो 10 2 डेल इज इक्वल टू ये बनेगा जितनी भी हाइट O2B डिवाइडेड बाय O2C। मान लिया इसको हम 2 डेल लिख दें, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब है ये जो ट्राइंगल है BAO2, इन ट्राइंगल BAO2, इसमें क्या हो रहा है, थीटा है यहाँ पे डेल, तो 10 डेल इज इक्वल टू O2B डिवाइडेड बाय O2A। O2A की डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, ये है O2A इक्वल टू F1 माइनस एक्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा और टेन थीटा क्या है, ये हो गया डेल के इक्वल, डेल इक्वल टू O2B। अगर हम डेल की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट में डालते हैं तो ये होगा 2 इंटू O2B डिवाइडेड बाई F1 माइनस एक्स इज इक्वल टू O2B डिवाइडेड बाई O2C। O2B कैंसिल, O2C की वैल्यू आ गई F1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो O2C क्या है, सेकंड के लिए इमेज, सेकंड के लिए इमेज होगी, सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट होगा। अब मान लिया इसकी फोकल लेंथ है F2, तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर सेकंड लेंथ, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1 और फोकल लेंथ मान लिया इसकी F2 है, तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v यानी कि O2C, ये है F1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस u है यहाँ पे F1 माइनस एक्स, तो ये बन गया 1/f2 की वैल्यू आ गई 1/f1 माइनस एक्स, इससे हो गया F2 इक्वल टू F1 माइनस एक्स और x हो गया F1 माइनस F2। अब ये जो है x यहाँ पे क्या था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अगर इसमें हम क्या करें, स्फेरिकल एवरेशन को हम मिनिमम करना चाहते हैं, तो ये भी एक तरीका है कि दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिए और जो कि कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, F1 माइनस F2 डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं। तो इस तरीके से हम स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पूरी तरह से रिमूव नहीं होगा पर ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। अब इसके बाद है दूसरे तरीके का एब्रेशन, ये है कोमा। तो कोमा में क्या, अब स्फेरिकल में हमने जो ऑब्जेक्ट लिया था, स्फेरिकल में हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हैं और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो बनती है थोड़ी सी मतलब सर्कुलर सी बनती है, डिस्टोर्टेड इमेज बनती है। अब कोमा में हम क्या करेंगे, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इसी पॉइंट पे नहीं रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखा है, इससे थोड़ी सी हाइट पे रखा हुआ है, अगर ये इससे हाइट पे रखा होगा तो यहाँ से अब जो एक रे होगी ये प्रिंसिपल यहाँ से लेंस के सेंटर से क्रॉस करेगी। अब इसके अलावा है जो एक रे इसके इधर और एक इसके इधर, एक जैसी रे होंगी है। तो मान लिया कि ये जो सेंटर में से क्रॉस करी है ये होगी रे नंबर 1। अब है जो रे यहाँ से जाएगी ये होगी रे नंबर 2, रे नंबर 2, फिर होगी रे नंबर 3, इसी तरीके से रे नंबर 4 और 4। तो अगर यहाँ पे हम एक स्क्रीन रखते हैं
और इसको ये देखते हैं कि इमेज इसकी, इस बी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे कैसे दिखती है। तो इमेज देखने के लिए हम यहाँ पे एक स्क्रीन रखेंगे, तो ये यहाँ पे कहीं है। अब जो नीचे वाले जो रे होंगी वो ज़्यादा डेविएट करेंगे। ज़्यादा क्यों डेविएट करेंगे? क्योंकि जो ऊपर वाली इमेज है, तो जो ऊपर वाली रे हैं इसके लिए एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए कम है। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर कम होगा तो रिफ्रैक्शन भी इनका कम ही होगा। नीचे वालियों के लिए अगर आप देखेंगे तो नीचे वालियों के लिए एंगल जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर एंगल इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे डेविएशन भी इंक्रीज़ होगा। तो जो नीचे वाली रे होंगी वो ज़्यादा डेविएट करेंगी, ऊपर वाली रे ज़्यादा डेविएट नहीं करेंगी। अब जितना ज़्यादा मार्जिनल होती है रे उतनी ही पहले ये कन्वर्ज हो जाती है। तो सबसे दूर कन्वर्ज होगी जो सेंटर वाली रे है, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लिया ये कन्वर्ज हो जाएगी, इस पॉइंट पे ये मिल रही है। अब है सेकंड और सेकंड, ये कहाँ पे कन्वर्ज होगी? इससे थोड़ा सा पहले कन्वर्ज हो जाएंगी। अगर ये इससे थोड़ा सा पहले कन्वर्ज हो रही हैं तो और ये डेविएट होगी, जितना ये है इससे थोड़ा सा ये इससे इस तरीके से। अब ये देखें कि ये इससे अगर ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ये यहाँ पे कन्वर्ज होगी, तो इसमें सर्कल बन गया। अब थर्ड को हम करेंगे, तो थर्ड इससे पहले कन्वर्ज हो जाएगी। तो इस बार फिर से ये सर्कल बन गया। इसी तरीके से जैसे जैसे जो फोर्थ होंगी, फोर्थ और भी इधर कन्वर्ज हो जाएंगे। इधर कन्वर्ज होंगी तो बड़ा सर्कल होगा। कैसे हम समझ सकते हैं इसको? तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर इधर ये कन्वर्ज हो रही है तो सर्कल क्यों बड़ा हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ये बनाएं कि ये स्क्रीन है, तो पहली जो इधर होगी, अब इससे थोड़ी सी अगर हम ये डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये 2 रे कन्वर्ज हो रही हैं, तो 2 रे कन्वर्ज हो रही हैं। तो अब अगर यहीं पे इतनी डिस्टेंस पे होती तो इतना बड़ा सर्कल बनता, जितनी दूर होंगी उतना ही बड़ा सर्कल होगा। अब और थोड़ा सा ज़्यादा पहले कन्वर्ज करवा लेते हैं, तो सर्कल क्या है, अगर यहाँ पे होती तो इसके पास छोटा है और जितना दूर जाएंगे उतना ही ये सर्कल बड़ा बनेगा। तो इसी तरीके से क्या होगा कि जितनी भी ज़्यादा रे हैं, जितनी दूर के रे होंगे उतना ही बड़ा ये सर्कल बनाएंगे। तो जो इमेज बनती है इसके ऊपर, ये ओवरलैपिंग सर्कल्स होते हैं और बड़े बड़े होते जाते हैं। पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा और बड़ा बड़ा बड़ा। तो जो इमेज बनती है ओवरऑल ये कुछ इस तरीके की बनती है। तो इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। अब ये क्यों बन रही है? क्योंकि अलग अलग रेज में जो अलग अलग मार्जिनल हैं और पैरेक्सियल हैं, तो अलग अलग रीजन है जो इसके लेंस के, वो अलग अलग मैग्नीफिकेशन कर रहे हैं। तो ये इसका मेन रीज़न है। अब इसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं क्रोमैटिक को? तो फर्स्ट है कि भाई बाय यूज़ ऑफ स्टॉप्स। तो स्टॉप्स हम अप्रोप्रिएट स्टॉप हम लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने वहाँ पे स्टॉप लगाया था, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी स्टॉप लगा के क्रोमैटिक एबरेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सेकंड तरीका है यहाँ पे बाय यूज़ ऑफ अ प्लैनेटिक लेंस। तो अप्लैनेटिक लेंस यूज़ करके भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो अप्लैनेटिक का मतलब है कि एक साइन कंडीशन होती है। तो साइन कंडीशन में क्या हो रहा है कि 𝜇1 y1 sin θ1 इक्वल टू 𝜇2 y2 sin θ2 अगर इक्वल हैं तो ये होती है साइन कंडीशन। यहाँ पे न्यू क्या है? न्यू होगा कि ये जो हमारा है ये ऑब्जेक्ट प्लेन है और ये है इमेज प्लेन। तो 𝜇1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द ऑब्जेक्ट प्लेन और 𝜇2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द इमेज प्लेन। y1 है प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, y2 होगी प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज की डिस्टेंस। साइन θ1 क्या है? θ1 होगा यहाँ पे स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे, θ2 होगी स्लोप ऑफ या एंगल ऑफ, हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टेड रेज होती हैं उनका एंगल है। अब ये जो कंडीशन है 𝜇1 y1 sin θ1 इक्वल टू 𝜇2 y2 sin θ2, इसका क्रोमैटिक एबरेशन है। जो इसका मेन रीज़न ही क्या है? क्योंकि लेंस के अलग अलग पार्ट हैं जो वो अलग अलग मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस कर रही हैं। अलग अलग मैग्नीफिकेशन हमें पता है, मैग्नीफिकेशन होता है y2 डिवाइडेड बाय y1। y2 क्या है यहाँ पे? हाइट ऑफ इमेज, y1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ये चीज़ कॉन्स्टेंट हो जाए, y2 डिवाइडेड बाई y1, अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो क्रोमैटिक एबरेशन भी खत्म हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब साइन कंडीशन क्या है? साइन कंडीशन है ये। तो अगर हम इसको देखें तो sin θ1 डिवाइडेड बाय sin θ2 इज इक्वल टू आ रहा है
y2 डिवाइडेड बाय μ1 y1। अब y2 डिवाइडेड बाय y1 ये क्या है, कांस्टेंट है, और μ2 डिवाइडेड बाय μ1 ये हमारा क्या है, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट प्लेन। तो ये तो अपने आप ही कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं। अगर क्रोमेटिक लाइट यूज़ करते तो μ2 μ1 की वैल्यू वेरी करती, लेकिन यहाँ पे वेरी नहीं करेंगी। तो ये जो है, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, sin θ1 डिवाइडेड बाई sin θ2, अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो क्रोमेटिक एब्रेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं हम। ये पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। स्फेरिकल एब्रेशन पूरी तरह से रिमूव नहीं होता, लेकिन ये पूरी तरह से रिमूव हो सकता है। और ये जो प्लेन होते हैं, जिस तरीके के लेंसेज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम बोलते हैं अप्लेनेटिक लेंस। अब नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म।